मैं सिर्फ आपको रिवीजन कराऊंगा सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट पूरा सर ही पढ़ाएंगे, ठीक है। और रिवीजन वैसे काम चल जाएगा उतना कि प्री के लायक चीजें जो है तैयार आपकी हो जाएगी। अब मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर अब तक हम लोगों ने जो चीजें पढ़ी है वो 1928 तक की चीजें है ना, ठीक है, 28 तक की चीजें हुई है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ। 1927 के अंदर एक कमीशन बनता है जिसका नाम क्या था, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन की रिपोर्ट आती है और ये 28 में इंडिया आता है। 28, 29, 30 इसने 3 साल इंडिया को दिए और कहा कि भाई हम रिपोर्ट दे रहे हैं, उस रिपोर्ट को जो है आप लागू करो। फाइनली आपको दिखाई दिया 1928 के अंदर जब ये इंडिया पहुंचता है तो लाहौर के अंदर लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है विरोध करते हुए, ठीक है। जब लाला लाजपत राय को मार दिया गया तो इस चीज का बदला कौन लोग लेंगे भाई, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। और उनके ऊपर एक केस लगेगा, कौन सा केस था, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, लाहौर षड्यंत्र केस, कि उन्होंने हत्या की है और फाइनली उनको क्या दे दी जाएगी, जो है फांसी की सजा दे दी जाएगी। ये अब तक की चीजें हम लोगों ने पढ़ी है। पैरेलली 3 चीजें मैंने आपको बताई, देखो। साइमन कमीशन, साइमन कमीशन का अपोज हुआ तो एक रिपोर्ट आती है, कौन सी रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट। क्या क्या पॉइंट सेम थे, अलग थे, वो हम सब कुछ पढ़ चुके हैं, याद होगा आप लोग को, याद है या नहीं है, याद है, पूछूंगा नहीं, ठीक है। साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट, ये 2 रिपोर्ट थी, ठीक है। बदले में जिन्ना भी अपनी एक रिपोर्ट पेश करते हैं, जो कि था जिन्ना का 14 पॉइंट डिमांड लेटर। 14 सूत्रीय मांगे थी जिन्ना की, कहा कि भाई हम क्यों पीछे रहे, मुसलमानों के लिए भी कुछ करो। और बेसिकली आपको दिखाई देगा, क्योंकि जिन्ना इस मांग को रख रहे हैं तो आप लॉजिक से बता सकते हैं कि इसमें मोस्टली जो डिमांड होगी वो किसको लेकर होगी, मुस्लिम्स को लेकर होगी। तो ये जो 3 पैरेलल डिमांड आपको दिखाई देगी, साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट और जिन्ना का, ये एक साथ ही क्या है, जुड़ी हुई है। अब यहां पर देखना हुआ क्या, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट में एक पॉइंट लिखा हुआ था कि भारत को डोमिनियन स्टेटस चाहिए, क्या चाहिए, अधिराज्य चाहिए। अब अधिराज्य का मतलब ये था कि भाई वो जो 3 मामले हैं वो तो अंग्रेजों के पास रहे और बाकी मामले किसके पास रहे, अपने पास रहे। 3 मामले कौन से, रक्षा, विदेश संबंध और कम्युनिकेशन। और बाकी सारे मामले किसके पास रहे, इंडिया। तो खुद के बेटे जो है इनके, जवाहरलाल नेहरू, वो इस चीज को लेकर एग्री नहीं करते हैं, बोलते हैं कि पापा पूर्ण स्वराज चाहिए हमें। और फाइनली 1929 में आपको दिखाई देगा, 31 दिसंबर 1929 के अंदर कौन सा सेशन होता है भाई, लाहौर सेशन होता है कांग्रेस का, कांग्रेस का लाहौर सत्तर। और लाहौर सत्तर के जो चेयरमैन थे, अध्यक्ष थे, वो कौन थे भाई, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू लाहौर सत्तर के अध्यक्ष थे। और जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष रहते हुए फाइनली साफ तौर पर ये कहेंगे कि भाई देखो, अब हमारी डिमांड कंप्लीट इंडिपेंडेंस से कम कुछ नहीं होगी, पूर्ण स्वराज हमारा लक्ष्य होगा और हम पूर्ण स्वराज को प्राप्त करेंगे। इसी बीच आपको दिखाई देगा, रात के लगभग 12 बजे का समय था और उस 12 बजे में रावी नदी, रावी नदी पर भारत के तिरंगे झंडे को फहराया गया। अब आप कहोगे सर तिरंगा झंडा फहराना, इसका क्या लॉजिक हुआ। तिरंगा झंडा फहराने का मतलब हुआ बॉयकॉट, बहिष्कार। तिरंगा झंडा फहराने का मतलब है विदेशी शासन हटेगा, खुद का शासन आएगा। तिरंगा झंडा फहराने का मतलब ही हुआ पूर्ण स्वराज। क्या हुआ, पूर्ण स्वराज। क्योंकि भारत के अंदर रूल किसका है, ब्रिटिशर्स का है। लेकिन अब ये किसकी डिमांड करेंगे, हमें क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस से कम कुछ भी नहीं चाहिए। और इन्होंने कहा कि जो अगला महीना आएगा, जनवरी 1930, 26 जनवरी को हम भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। कौन सा डे बनाएंगे भाई, फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे बनाएंगे, भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। और ये जो भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस बनेगा, हर साल 26 जनवरी की तारीख को हम अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। किस तारीख को सेलिब्रेट करेंगे भाई, 26 जनवरी को। और आपको हिस्ट्री के अंदर पता होना चाहिए, 17 साल तक हमने अपना इंडिपेंडेंस डे 26 जनवरी को बनाया। कितने साल तक, 17 साल तक। और आगे आने वाली पीढ़ियां कैसे भूल सकती थी भाई इस डेट को। इसलिए जरूरी था कि 26 जनवरी की तारीख हमारे जहन में हो। अब इसमें जब ये पूर्ण स्वराज का मसला आ रहा था कि भाई अब हमें अपना लक्ष्य ही क्या होगा, पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वतंत्रता, तो इन्होंने क्या किया, इसके अंदर ना एक घोषणा पत्र जारी किया गया। तो कांग्रेस का एक घोषणा पत्र होगा, डिक्लेरेशन लेटर होगा। मतलब ऐसा किताबों में घोषणा पत्र लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आप लॉजिक समझो कि कांग्रेस आज के बाद जो भी डिमांड रखेगी वो कहीं ना कहीं इस पूर्ण स्वराज से रिलेटेड होगी। तो ध्यान रखना, कांग्रेस का डिक्लेरेशन लेटर क्या कहता है,
देखो, मैंने आपको बताया कि भाई कांग्रेस हर साल दिसंबर महीने में एक जगह डिसाइड होती है, अध्यक्ष डिसाइड होता है, वहां पर वो जाकर मिलती है, और जब मिलती है तो उनके कुछ डिमांड होती है ब्रिटिश सरकार के सामने। तो इन्होंने पहला पॉइंट क्या कहा कि आज के बाद हमारा जो भी संविधान होगा कांग्रेस का, उसमें हम कहीं भी स्वराज वर्ड नहीं लिखेंगे। स्वराज की जगह कौन सा वर्ड लिखेंगे? पूर्ण स्वराज। हमारा लक्ष्य क्या होगा? पूर्ण स्वराज का लक्ष्य होगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ऑब्जेक्टिव ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस। किस मकसद पर काम करेंगे भाई? पूर्ण स्वराज के मकसद पर काम करेंगे। दूसरा, क्योंकि हम हमारा एक ही मकसद होगा, वो क्या होगा? बॉयकॉट, बहिष्कार। अगला लक्ष्य क्या होगा? बहिष्कार। और बहिष्कार के नाते हम एक आंदोलन शुरू करेंगे जिसका नाम होगा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, कि भविष्य में हम सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखो, नाम से ही पता चल रहा है, बड़े ही विनम्र तरीके से, नाम में ही लिखा हुआ है, बड़े ही सिविलाइज वे में अवज्ञा करेंगे। अवज्ञा मतलब बहिष्कार करेंगे। और कैसे करेंगे? सविनय, हिंसा नहीं करेंगे, हम जो है किसी भी प्रकार की तोड़फोड़ नहीं करेंगे, लेकिन हमारा जो लक्ष्य है पूर्ण स्वराज का, वो हम प्राप्त करके रहेंगे। और उसके प्राप्ति का तरीका क्या होगा? बहिष्कार करेंगे। और इसी बहिष्कार के नाते हम कौन सा आंदोलन शुरू करेंगे? सविनय। तो सभी सविनय अवज्ञा आंदोलन कांग्रेस का एक उद्देश्य बन चुका था इस पूरे के पूरे सेशन के अंदर। अगला देखना, तीसरा इन्होंने बताया कि भविष्य में जो भी चुनाव होंगे, फ्यूचर में जो भी इलेक्शन होंगे, भविष्य में जो भी चुनाव होंगे, अब आपको पता होगा कि भाई 1924 के बाद एक पार्टी बनी थी, स्वराज पार्टी। कौन सी पार्टी थी? स्वराज पार्टी। तो स्वराज पार्टी ने कहा था कि इलेक्शन में भाग लेंगे और ब्रिटेन के सरकार की नीतियों की आलोचना करेंगे। ठीक है, इन्होंने क्या काम कहा? इन्होंने कहा कि नहीं, भविष्य में जो भी इलेक्शन होंगे उनका हम क्या करेंगे? बहिष्कार करेंगे, हम भाग नहीं लेंगे। हम क्या करेंगे भाई? बहिष्कार करेंगे। अगला क्या कहा? हमारा जो संविधान होगा, कांग्रेस का जो संविधान होगा, कॉन्स्टिट्यूशन होगा, उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये लिखा जाएगा कि कांग्रेस किसकी प्राप्ति करेगी? पूर्ण स्वराज की प्राप्ति करेगी। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, उद्देश्य रहेंगे, जो किसने रखे भाई? कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में रखे इस फ्लावर सेशन के अंदर। हर साल 26 जनवरी को हम अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। ऑब्जेक्टिव हमारा पूर्ण स्वराज होगा। स्वराज जैसी चीज अब यूज नहीं होगी, अब होगा पूर्ण स्वराज। अब देखो, आप खुद लॉजिक लगा सकते हो। जैसे अब ना एग्जाम के अंदर ना ये चीजें पकड़ने वाली होती है, रटने वाली नहीं होती। जैसे एक बार पेपर में क्वेश्चन आया कि सरकार के द्वारा जो भी समितियों का गठन किया गया 1930 के दशक में, क्या कांग्रेस ने उसमें पार्टिसिपेट किया होगा? अब आप खुद सोचो, इनका लक्ष्य क्या है भाई? जो भी पूर्ण स्वराज है, जो भी भविष्य में चुनाव होंगे, उसका हम क्या करेंगे? बहिष्कार। तो ब्रिटेन की सरकार का अगर कोई समिति बनाती है, कमेटी बनाती है, उसमें भाग लेंगे, उसका बहिष्कार करेंगे, बहिष्कार करेंगे। और इसी तर्ज पर आपको दिखाई देगा, जब पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ तो इन्होंने बोला कि हम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लेंगे। शुरुआत में मना कर दिया गया था, क्योंकि ये इनका जो है मेन ऑब्जेक्टिव था। ना केवल चुनाव में भाग लेंगे, चुनाव के साथ साथ अगर ब्रिटेन की सरकार कोई कमेटी बनाती है, कोई समिति बनाती है, तो समिति का भी हम क्या करेंगे? बहिष्कार करेंगे, बॉयकॉट करेंगे। अब तक तो क्या है कि भाई हम बात सुनते आए कि चलो भाई देख लेते हैं कि हमारे लिए क्या चीजें दी गई है, लेकिन साइमन कमीशन ने एक तगड़ा झटका दे दिया इंडियंस को। हमें लगा कि यार हमारे लिए कुछ अच्छी बातें होगी, लेकिन साइमन कमीशन क्या लेकर आया? उसमें एक भी कायदे की ढंग की बातें नहीं थी, ना स्वराज की बातें थी, ना अधिकारों की बातें थी, ना हमारे लिए कुछ निर्देश थे, ना स्वशासन की बात थी, ना राष्ट्रीय शिक्षा की बात थी। तो जो हमारा मेन प्रोग्राम है, हम उसके ऊपर अड़िग रहेंगे। और दूसरा, इसमें यह भी बोल दिया गया, देखो तारीख कौन सी है? 26 जनवरी 1930। इस दौरान ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव रखे जा रहे हैं। इन्होंने इतना तक बोल दिया कि भाई हम बहिष्कार करेंगे, और बहिष्कार के साथ साथ क्या शुरू करेंगे? सविनय अवज्ञा। कहा कि 31 जनवरी को, किस तारीख को? 26 के बाद 5 दिन बाद 31 जनवरी को गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के सामने 11 मांगे रखी। कितनी मांगे रखी? 11 मांगे। कहा कि भाई साहब, ये 11 मांगे हैं, अगर आप इन 11 मांगों को मान लेते हो तो अच्छी बात है, वरना फिर हम सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देंगे। देखो यहां पर क्या कहा गया था? बहिष्कार करते हुए भविष्य में क्या शुरू करेंगे? बोला करो साथ साथ, क्या शुरू करेंगे भाई? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और कहा कि अगर आप हमारी 11 मांगों को, कितनी मांगे रखी जाएगी? 11 मांगे।
अगर आप उनको मान लेते हो तो ठीक है, वरना कांग्रेस क्या शुरू करेगी भाई, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो गांधी जी की ये 11 मांगे थी। देखो गांधी जी तो नाम है, लेकिन रख कौन रहे, कांग्रेस के मेंबर। ये लिख लिया था ना भी आप लोगों ने, ठीक है, कौन रख रहे हैं भाई, कांग्रेस के मेंबर। और ये जो 11 मांगे हैं, इसको कहा जाता है 11 पॉइंट डिमांड लेटर बाई महात्मा गांधी। एमजी मतलब महात्मा गांधी। 11 मांगे महात्मा गांधी द्वारा। अभी 11 मांगे थी क्या, मैं आपको थोड़ा समझा दूंगा। 11 मांगे किसके द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा। किसके सामने रखी गई, उस टाइम के वायसराय थे लॉर्ड इरविन। कौन थे भाई, लॉर्ड इरविन। इरविन के सामने इन्होंने 11 मांगे रखी। किसने, महात्मा गांधी जी ने। तारीख लिख लेना 31 जनवरी 1930, 31 जनवरी 1930। हालांकि तारीख आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी एक टाइमलाइन पता होनी चाहिए कि कौन सी चीजें किसके साथ जुड़ी हुई है। अब उन 11 मांगों में क्या था, आपको 11 की 11 मांगे याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन मैं एक लॉजिक बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या चीजें है इसमें। लिख लिया भाई, ठीक है। तो 11 मांगे किसके सामने रखी जाएगी, इरविन के सामने। और ये कहा कि भाई देखो हमारी ये 11 मांगे हैं, अगर आप इन मांगों को मान लेते हो तो ठीक है, वरना हम क्या शुरू कर देंगे, हम सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देंगे। तो 11 मांगे लिखना भाई, पहला पॉइंट लिखना भाई इसके अंदर, सभी राजनीतिक कैदियों की रिहाई। सभी राजनीतिक कैदियों की रिहाई। रिफ्यूज ऑफ ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर। देखो इसमें कौन सा वर्ड लिखा हुआ है, राजनीतिक कैदियों की रिहाई। राजनीतिक कैदी, ना कि कैदियों की रिहाई। एग्जाम में ना कई बार ऐसे पूछ लेगा इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, इनकरेक्ट है, कौन से मैच करना है। तो ध्यान रखना, दो तरीके के कैदी होते हैं, एक होते हैं राजनीतिक, और एक वो होते हैं जिनके ऊपर हत्या का प्रयास, जिन्होंने हत्या की हो, क्रिमिनल ऑफेंस लगा हुआ। जो क्रिमिनल ऑफेंस लगा होगा उसके लिए जेल जो है वो अलग होगी। क्या होगी, अलग होगी। अलग होने का मतलब है कि खराब भोजन मिलेगा उसको, उसके अलावा जेल के अंदर उसको मजदूरी करनी पड़ेगी, और काला पानी तक की भी सजा उसको जो है दी जा सकती है। ठीक है, तो ये सारी सजाएं किन के लिए होती थी, इन लोगों के लिए जिन्होंने हत्या की है किसी की, जिन्होंने ब्रिटिश सरकार को किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाया। राजनीतिक कैदी कौन होते थे, राजनीतिक कैदी वो होते थे जो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार हुए। किसके दौरान, आंदोलन के दौरान गिरफ्तार हुए। अब आंदोलन के दौरान जो गिरफ्तार हुए हैं, उनको पढ़ने के लिए अखबार मिलता था, न्यूज़पेपर मिलता था, डायरी मिलती थी, दिनचर्या के काम वो जो है वो कर सकते थे, उनके साथ किसी प्रकार की मजदूरी करवाई नहीं जाती थी। तो बहुत फर्क था राजनीतिक कैदी और इनके अंदर। जो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार हुए हैं उनकी क्या की जाए, रिहाई की जाए, और उन्हीं को किसका दर्जा दिया जाए, राजनीतिक कैदियों का। और आपको दिखाई देगा, आपने इतिहास के अंदर सुना होगा कि जतिन दास एक कैदी थे, वो भूख हड़ताल पर बैठे, जेल के अंदर बंद थे, और उन्होंने डिमांड रखी कि भाई मुझे, मतलब हम जैसों को राजनीतिक कैदियों का दर्जा दिया जाए, क्योंकि हमने एक तरीके से बॉयकॉट किया, बहिष्कार किया, हमारे काम करने का तरीका अलग है। देखो गांधी जी के अकॉर्डिंग, गांधी जी क्या मानते थे भाई, उनके अकॉर्डिंग कि भाई हिंसा नहीं करनी है, कौन से मार्ग को अपनाना है, अहिंसा। आप आंदोलन कर रहे हो तो आंदोलन के दौरान किसी भी प्रकार की क्या नहीं होनी चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, अहिंसा। अहिंसा के ऊपर फोकस करेंगे। अब ये इन लोगों का कहना क्या था कि जब इतनी भीड़ इकट्ठा होती है तो भीड़ के अंदर ये जाहिर सी बात है कि अगर पुलिस वाले किसी को मारेंगे, ब्रिटिश सरकार किसी को पीछे हटाएगी, तो हमें बदले में जवाब देना पड़ेगा, वरना हमारी हालत बुरी हो जाएगी। और इस दौरान हमारी गिरफ्तारी होगी, और कुछ लोग जो क्रांतिकारी थे, जो युवा थे, जो महाराष्ट्र के थे, जो बंगाल के थे, ऐसे लोग को तो बिना मतलब जेल में डाल दिया गया था कि तुम कैदी हो।
तुम्हारे ऊपर जो है क्रिमिनल ऑफेंस लगा हो। अब भीड़ में से अगर किसी एक पर्सन ने किसी को मारा, पुलिस अधिकारी को, तो उस पूरी भीड़ को जो है जेल में डाल दिया जाता। तो जतिन दास की डिमांड ही किस चीज को लेकर थी? राजनीतिक कैदी। और वो भूख हड़ताल पर बैठ गए जेल के अंदर। 60 दिनों से ज्यादा उनकी भूख हड़ताल चली। और उस भूख हड़ताल के दौरान ना उन्होंने कुछ खाया ना कुछ पिया। ब्रिटिश सरकार ने कहा कि इसकी भूख हड़ताल को तोड़ना है, इनको राजनीतिक कैदी का दर्जा हम कभी नहीं देने वाले। इनकी भूख हड़ताल कैसे टूटेगी? तो जबरदस्ती कहा जाता है कि जो दाल का पानी होता था, पाइप के जरिए उनके मुंह में ठूसा जाता था। कुछ किताबें लिखती है कि उनका एक पूरा ओसोफेगस डैमेज हो गया था। इस तरीके से जो है ना ठूस ठूस कर उनके जो है पाइप ले लेके, क्योंकि मुंह तो बंद रखते थे। अब एक तो मुंह जबड़ा खोला जाएगा उसका, जबड़ा खोलने के बाद उनके मुंह में डाला जाएगा। और कुछ ऐसी चीजें थी जो किताबें बताती है, लेकिन मैं उनको खुल की क्लास में बता नहीं सकता। ये हालात थे किसके? राजनीतिक कैदियों के। आज की आप तो खैर क्या ही जेल में जाओगे मतलब देखने के लिए, लेकिन आज की आप जेल देखोगे ना, तो आज की जेल भी कोई अच्छी जेल नहीं है। बहुत बुरे हालात है जेल के। और उससे कई गुना जो है बदतर जेल किसके टाइम की हुआ करती थी? अंग्रेजों के टाइम की हुआ करती थी। मतलब वहां पर जो एक बेसिक चीजें होती है ना, रोटी कपड़ा मकान जो माना जाता है, रोटी तो भूल ही जाओ। आप सुबह सुबह जिस शौचालय में जा रहे हैं उसके इतने बुरे हाल होते थे कि व्यक्ति जा ही नहीं सकता, मतलब सड़ जाता था वहां पर। ये हालात जो है इन्होंने कर रखे थे। और जो है आप उसका तो, जो काला पानी की सजा होती थी उसके बारे में तो सोचो ही मत। वो तो बहुत ज्यादा बद से बदतर थी। तो ये जो है डिमांड रख रहे थे किसकी? राजनीतिक है। ये 60 दिन तक इसलिए थोड़ा बहुत जी गए क्योंकि इनके मुंह में जबरदस्ती खाना ठूसा जा रहा था, दाल ठूसी जा रही थी कि भाई किसी तरीके से जिंदा रहे। और फिर फाइनली भूख हड़ताल पर बैठे बैठे उनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो इनकी डिमांड क्या थी? राजनीतिक कैदी। क्योंकि राजनीतिक कैदी जवाहरलाल नेहरू अगर गिरफ्तार हुए हैं, अगर सरोजनी नायडू आगे चलकर गिरफ्तार होंगे आंदोलन के दौरान, अगर आपको दिखाई देगा महात्मा गांधी, तो ये लोग कौन होते थे? राजनीतिक कैदी। अब यहां पर पहला पॉइंट क्या रखा? सभी राजनीतिक कैदियों की रिहाई की जाएगी। दूसरा पॉइंट इसके अंदर क्या रखा? दूसरा पॉइंट इसके अंदर रखा कि भाई भारत के अंदर नमक पर से टैक्स को जो है क्या किया जाएगा? समाप्त किया जाएगा। सोल्ट टैक्स को, नमक को क्या किया जाएगा? नमक कर को समाप्त किया जाएगा। नमक कर को समाप्त किया जाएगा। नमक कर को समाप्त। अब मैं इनको समझाऊंगा। देखो, पॉइंट ये नहीं कि इसमें कौन कौन से पॉइंट लिखे हुए हैं। पॉइंट ये है कि आपको इसमें समझना है चीजें क्या। लैंड रेवेन्यू को रिड्यूस किया जाएगा। भू राजस्व को समाप्त किया जाएगा। कोस्टल एक्ट लाया जाएगा। तटकर अधिनियम। जो भारत के तटीय एरिया है वहां पर भारतीय जहाजरानी को अनुमति दी जाएगी। ये था तटकर अधिनियम। भारत के तट वाले एरिया है, बंगाल का एरिया है, और जहाज किसकी? भारत की, उसकी अनुमति दी जाएगी। पांचवा, सेना के व्यय में 50% की कमी। आर्मी का एक्सपेंडिचर या मिलिट्री का एक्सपेंडिचर रिड्यूस किया जाएगा। और दूसरा देखोगे, विदेशी कपड़ों पर, फॉरेन क्लोथ्स पर विशेष आयकर शुल्क या विशेष आयात शुल्क, स्पेशल इंपोर्ट ड्यूटी। विदेशी वस्तु लिख रहा हूँ गलती से, विदेशी कपड़ों पर। अल्कोहल को बैन किया जाएगा, शराबबंदी। डिवेल्यूशन ऑफ रुपीस, रुपए का अवमूल्यन।
कहने का मतलब है उस टाइम पे पेन्स चलता था। क्या चलता था? पेन्स। जैसे आज के टाइम पे आप देखोगे डॉलर पाउंड ये है ना, तो रुपी इक्वल टू पेन्स। ऐसा नहीं है, ध्यान रखना, पेन्स अलग होता है, पेन्स होता है। जैसे आज के टाइम पे 1 रुपए कितने बराबर है? 80 डॉलर, 90 डॉलर, जो भी हो एग्जाम्पल के तौर पे। तो ये दोनों की जो एक्सचेंज रेट है बराबर होना चाहिए। इसका मतलब ये होगा कि आयात और निर्यात जो भी हो रहा है वो बराबर होना चाहिए। अब ये सारी की सारी चीजें देखो, अब इसमें और भी पॉइंट है, लेकिन आप ये समझो। सबसे पहले क्या किया? बोलो भाई। सभी राजनीतिक कैदियों की रिहाई। ये आपको समझ में आ गया कि किसकी बात हो रही है? जितने भी देखो, जिनके ऊपर हत्या है, हत्या का प्रयास है। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के ऊपर क्या था? मर्डर के चार्जेस थे। जब आप गांधी जी को गालियां देते हो ना, इसलिए देते हो इसी पॉइंट के पीछे कि गांधी जी चाहते थे चुटकी बजाकर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को जो है रिहा करवा सकते थे। तो इसका एक कारण है। गांधी जी का पूरा प्रोग्राम किसके ऊपर डिपेंड होता था? अहिंसा, नॉन वायलेंस। और अगर वो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव यहाँ पर बोल देते कि सभी कैदियों को रिहा करो, तो सभी कैदियों को रिहा करने का मतलब ऐसे लोग को भी रिहा करने की बात होती जिनके ऊपर आपराधिक गतिविधियां लगी हुई है। अभी आप थोड़ी देर के लिए भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को भूल जाओ, लेकिन आप ये सोचो कि अगर यहाँ पर ये लिख दिया जाता कि सभी कैदियों की रिहाई होगी, सभी कैदियों की रिहाई का मतलब सब आ गए, जिन्होंने हत्या की है वो भी आ गए। तो कहीं ना कहीं गांधी जी के ऊपर ये आरोप लगता कि गांधी जी दिखावे के लिए अहिंसा का पालन कर रहे, लेकिन पीछे से किसको छुड़ा रहे हैं? इन राजनीतिक कैदियों की जगह सभी कैदियों को छुड़ा रहे हैं। तो गांधी जी का जो मेन पॉइंट था ना, अहिंसा, जो मेन थीम था, जो गांधी आइडियोलॉजी थी, उससे ही लोग क्या होते हैं, जाते। और कहीं ना कहीं गांधी जी को पता था कि भाई आंदोलन करने वाले हैं, आंदोलन बड़ा चलने वाला है, हमारी देखरेख में चलेगा, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव भी क्या है? अहिंसा है। और अगर ऐसे में हम लोग बोलते हैं कि भाई इन लोगों को भी छोड़ दो, तो कहीं ना कहीं ये संदेश जाएगा कि देखो भाई, आंदोलन के अंदर जो मेन लीडर है वही अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं आंदोलन भी क्या होगा? कमजोर होगा। तो उसके पीछे बहुत सारे कारण जो है रहे हुए। दूसरा, कहीं ना कहीं गांधी जी ये भी बोलते हैं कि मैं खुद चाहता हूं कि भाई इनकी रिहाई हो, इन लोगों को छोड़ दिया जाए, लेकिन सच तो बात ये है कि ये खुद रिहा नहीं होना चाहते। ये कहने वाली बात है। कहीं ना कहीं भगत सिंह इन लोगों को ये भी लगता था कि देखो, आज हम 3 लोग हैं, हम जो है जेल के अंदर बंद है, हमारी जो क्रांतिकारी गतिविधियां थी वो हमने बढ़ाई, और कल की डेट को अगर हमें सजा नहीं मिले तो अंग्रेज अधिकारी निर्दोष लोगों को मारना शुरू कर दिया। इन्होंने अपनी गिरफ्तारियां क्यों की दी थी? गिरफ्तार होते थोड़ी ना, ये तो खुद जाके जो है बम फेंक के आए और वहां पर गिरफ्तारियां हो गई। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या था? जो निर्दोष सिख लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा, वो रोका जाए कि हम 3 अपनी कुर्बानी दे देंगे, लेकिन बाकी हमारे जो सिख भाई है ना वो रुक जाएंगे, उनकी जो गिरफ्तारियां है वो रुक जाएगी, क्योंकि हमसे ज्यादा बेकार कंडीशन उनकी होने वाली है। ठीक है, तो ये हुआ। अब देखो अगला क्या था? नमक कर को क्या किया जाए? समाप्ति। मुझे लगता है गांधी जी की सोची समझी साजिश रही होगी। थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ कि गांधी जी का मेन प्रोग्राम ही होगा नमक। अब आप एक चीज बताओ, नमक की थैली आज के टाइम पे कितने की आती है? 20-25 रुपए की। नमक पे 18% जीएसटी लग भी गया तो कितनी हो जाएगी? 50 रुपए की। इतना ही होगा, खुद सोचो। 50 रुपए की। क्या आपको कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा कि पहले 30 की आ रही थी या 50 की? कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। या आपको पता है यार पहले 20 की थी, 30 की थी। आप खुद सोचो। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊं, जब हम छोटे हुआ करते थे तो मम्मी बोलती जा नमक की थैली लिया। अब हमें पता है यार नमक की थैली 5 रुपए की आती थी। अब ये बात होगी शायद मेरे हिसाब 2000-2001 के आसपास की। अभी क्या चल रहा है? 2026 चल रहा है। 26 सालों के अंदर नमक के दाम कितने बढ़े? 15 रुपए बढ़े। सर कोई ज्यादा फर्क पड़ रहा है जेब पे? नहीं पड़ रहा। और दूसरा ये सोचो, क्या नमक का ऐसा है कि भाई नमक बहुत ज्यादा खाया जाता है? नहीं भाई, जो डिमांड होगी वो थोड़ी डिमांड होगी। वो एक थैली पूरे परिवार में 1 महीना चल जाएगी। ऐसा तो है नहीं कि भाई नमक के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया गया तो नमक की डिमांड। कभी ऐसा देखा है कि नमक की वजह से महंगाई आई हो? नमक ने महंगाई क्रिएट की हो। प्याज की वजह से आ सकती है, मसालों की वजह से आ सकती है, बाकी चीजों की वजह से आ सकती है, लेकिन नमक की वजह से कभी आपको महंगाई नहीं दिखाई देगी। कभी देखा कि किसी ने आजादी के बाद ये कहा कि नमक के दाम के अंदर वृद्धि मतलब कटौती करो? कुछ नहीं। तो नमक का तो कोई ऐसा मुद्दा था ही नहीं, गांधी जी की साजिश थी।
गांधी जी को पता था कि अकेला ऐसा मसाला है जो हिंदू और मुस्लिम को जोड़ेगा, क्योंकि हिंदू भी नमक खाता है और मुस्लिम भी नमक खाता है। हिंदुओं के अंदर भी ऐसा नहीं कि भाई अपवित्र है, और मुसलमानों के अंदर भी ऐसा नहीं है। गांधी जी को पता था कि अगर मैं लहसुन प्याज को करूंगा तो कुछ धर्म के लोग जो है बॉयकॉट करेंगे, शामिल नहीं होंगे। हो सकता है कि मुस्लिम ज्यादा खाए, हो सकता है कि हिंदू कम खाए, और हिंदुओं के अंदर भी सनातन वाले हो सकता है लहसुन प्याज ना खाए, जैन वाले नहीं खाएंगे। तो मुझे पूरे समाज को, पूरे समुदाय को अगर जोड़ना है तो एक ऐसे मुद्दे को पकड़ना पड़ेगा जिससे मैं सभी को जोड़ सकूं। फिर दूसरा सोचो, क्या नमक अमीर लोग ज्यादा खाते हैं, गरीब लोग ज्यादा खाते हैं, दोनों बराबर? दोनों बराबर। तो आप खुद अपने लॉजिक से सोचो कि नमक क्या ही मुद्दा रहा होगा। लेकिन गांधी जी ने ये देखो लगा दिया, भाई नमक के ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स लग रहा है, और नमक के ऊपर टैक्स लगने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपके नमक को, बाकी चीजों पे था भाई आंदोलन करते तो दूसरी चीजों पे करते हैं, लेकिन उस मुद्दे को चुन नहीं सकते थे ना। देश की जनता, देश की भीड़ को कैसे इकट्ठा कर पाते? तो इसलिए कभी आपसे नमक को लेकर कुछ आए तो आपको ये सारे जवाब देने कि नमक से हिंदू मुस्लिम में एकता बढ़ेगी। नमक सब बराबर यूज करते हैं, चाहे उच्च पायदान का हो चाहे निचले पायदान। टैक्स तो कुछ है ही नहीं नमक पे। आज से 25-26 साल पहले 5 रुपए की थैली थी, आज 20 रुपए की, 15 रुपए का फर्क आया। सरकार कितना ही जीएसटी क्यों ना लगा दे, 18% जीएसटी। नमक की डिमांड उतनी ही रहेगी, ना बढ़ेगी ना क्या होगी, कम होगी। ऐसा थोड़ी ना कि एक दिन से बोल दिया कि भाई नमक जो है कम कर रहे हैं, और नमक बनाना बंद कम हो रहा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि भाई नमक से सारी चीजें रुक जाएगी। नमक की वजह से ना तो महंगाई आ सकती है, नमक की वजह से ना तो कोई समाज इफेक्ट हो सकता है। अब सबको बराबर यूज करना है, तो इसलिए गांधी जी ने कौन सा मुद्दा चुना? नमक कानून। किसका? नमक का। लैंड रेवेन्यू, भू राजस्व जो लिया जा रहा है उसमें 50% की कमी की जाएगी। तटकर अधिनियम, जो कोस्टल एरिया, वहां पर इंडियन जहाज की भी अनुमति, आने की अनुमति दी जाएगी। इसका मतलब आप खुद सोचो, ये सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं स्वदेशी चीजों से जुड़ी हुई। किस प्रोग्राम से? स्वदेशी। अब आप एक चीज देखो, एल्कोहल को बैन करो। एल्कोहल बैन इसलिए नहीं कर रहे कि गांधी जी एक संदेश देना चाहते हैं कि देखो मैं शराबबंदी के खिलाफ। एल्कोहल बैन इसलिए करने की बात कर रहे हैं, यह है शराब का ठेका। अब आप एक चीज बताओ, इस शराब के ठेके के बाहर शराब खरीदने कौन आएगा? इंडियंस ही आएंगे। अब यार अंग्रेज तो खुद की शराब लाते थे, और मुझे तो नाम भी नहीं पता कौन कौन से, आप लोगों को पता हो तो अलग बात है। अब वो भाई खुद की शराब लाएंगे, यहाँ पर इंडियन शराब खरीदेंगे। अगर शराब बंदी हुई, इसका मतलब है कि ब्रिटेन का रेवेन्यू क्या हो गया? कम हो गया। क्योंकि इनको, गांधी जी को पता है या लोगों को पता है कि भारत के लोग अपना खून बेच देंगे, शराब पीना बंद नहीं करेंगे। और आज भी देखो, लॉकडाउन हो, मंदी हो, कुछ भी हो, ना मुहूर्त देखते हैं, ना वास्तु देखते हैं, कुछ नहीं देखते। आधे से ज्यादा लोग तो ऐसे होते हैं, पहले नवरात्रे से लेके 7वें 8वें नवरात्रे छोड़ दें, उससे पहले पियेंगे दबा के, उसके बाद पियेंगे। बीच में जो है हम लोग शराब नहीं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि उनको, वो कहते हैं हमारे यहाँ नहीं चलता। जैसे अभी मेरे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे अभी मेरे को कोई मिले भाई, अपने जो उनके पापा जो है काफी बड़े पोस्ट पर है, तो बातचीत हुई, तो कह रहे कि हम लोग इस चीज को नहीं मानते, हमारे यहाँ नवरात्रे नहीं। मैं कहा भाई सनातनी हो ना, हिंदू ही हो ना? कहा हाँ है तो हिंदू ही। कहा नहीं नहीं, हमारे एरिया में नवरात्रे नहीं होते। हरियाणा का ही एरिया। बहुत सारे लोग नहीं मानते। इसका मतलब क्या हुआ कि वो नहीं मानने का, हाँ, नहीं मानने का मतलब समझो। नहीं मानने का मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि भाई शराब अगर बंदी होगी तो रेवेन्यू क्या होगा? कम होगा। अब रुपए को पेंच के बराबर तोलो, इसका मतलब है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट बराबर हो। कहीं ना कहीं इकोनॉमी का टॉपिक है, वहां पे आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। विदेशी कपड़े जो होंगे, अच्छा एक चीज बताओ, विदेशी कपड़े जो कहाँ से आए? बाहर से। उनके ऊपर अगर स्पेशल इंपोर्ट ड्यूटी, मान लो 100 रुपए की एक शर्ट है, बोल दिया गया जो भी विदेश से आएगी उसके ऊपर 20% टैक्स लगेगा, तो कितने की हो गई? 120। मतलब ये क्या हो गई? महंगी हो गई। महंगी हो गई तो इसकी बिक्री भारत के अंदर क्या होगी? कम होगी। इसकी बिक्री कम होगी तो किसको बढ़ावा मिलेगा? खादी। खादी प्रोग्राम, स्वदेशी। लॉजिक देख रहे हो? अब लोग कहते हैं गांधी जी ने किया क्या, उनकी मांगे समझ लो आप। आज मेरे को पढ़ानी पड़ रही, चीजें बतानी पड़ रही, तब आपको समझ में आ रहा है। अगला क्या है? सेना के व्यय में 50% की कमी की जाएगी। अब आप एक चीज देखो, सर आ गए, तो अब आप खुद देखो कि सेना के व्यय में 50% की कमी की जा रही है।
इसका मतलब सीधे तौर पे क्या हुआ? सीधे तौर पे ये मतलब हुआ कि भाई खर्चा जो है वो भारतीयों की जेब से जा रहा है, और जब भारत की जेब से जा रहा है तो इन सारे खर्चों में क्या की जाए? कमी की जाए। तो गांधी जी के ये लगभग जो है मेन 8 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, जो 11 डिमांड लेटर के अंदर रखे गए। और इस दौरान फिर गांधी जी इरविन के सामने रखते हैं, और इरविन बोलते एक भी बात नहीं मान रहा, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। तो गांधी जी स्टेटमेंट देते कि मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी, बदले में मुझे कंकड़ पत्थर मिला, अब करारा जवाब मिलेगा। करारा जवाब का मतलब है कि अंग्रेज सरकार सिर्फ आंदोलन की भाषा जानती है। अब हम सविनय वज्ञ आंदोलन करेंगे, और हम सिर्फ एक मुद्दे को उठाएंगे। वो कौन सा मुद्दा होगा? नमक का, क्योंकि नमक से हम लोग को जोड़ देंगे। जब हम चलेंगे तो लोग एक साथ जो है आते हुए हमारे साथ जुड़ते हुए जाएंगे, और जब एक साथ जुड़ेंगे तो नमक का मुद्दा हम इंटरनेशनल लेवल पर लेकर जाएंगे। अब नमक बनता कहाँ पर है? कोस्टल एरिया के अंदर। ऐसा थोड़ी है किसी घर में, कोस्टल एरिया के अंदर। इसका मतलब है कि एक जगह से ट्रेवल होगा और कोस्टल एरिया तक जाया जाएगा। अब नमक बनाने का मतलब ये नहीं कि भाई उसको रिफाइन किया जाएगा बाकी से। समुंदर से मुट्ठी भर नमक उठाना, ये लो नमक कानून का कर दिया उन्होंने। और ब्रिटिश सरकार को बताकर जाएंगे कि देखो इस टाइम पे निकलेंगे, इतने बजे निकलेंगे, वहां उतने बजे पहुंचेंगे, रोकना है तो रोक लेना। अब पता है कि ब्रिटिश सरकार आएगी तो मारेगी, और मारेगी तो गांधी जी का प्रोग्राम देखो। ये कोस्टल एरिया, ब्रिटिश सरकार मान लो यहां से एंट्री करेगी, तो सबसे आगे रखेंगे अब महिलाओं को। किसको रखेंगे? महिलाओं को। और महिलाओं की गोद में होंगे बच्चे, उसके पीछे होंगे बुजुर्ग, ओल्ड एज, उसके पीछे होंगे युवा। अगर युवा आगे होंगे तो आंदोलन ब्रिटिश सरकार आसानी से दबा सकती है, पीट सकती है। लेकिन जब वो महिला और बच्चों को देखेगी, शायद उनके ऊपर अत्याचार ना करे, ऐसा सोचना था गांधी जी का। लेकिन हुआ क्या? एक अमेरिकन पत्रकार थे, वेब मिलर, उन्होंने अपना लेटर लिखा न्यू फ्रीमैन। उन्होंने इस पूरे प्रोग्राम को लाइव टेलीकास्ट किया, कहा कि मुझे 18 साल हो गए हैं इस पत्रकारिता के क्षेत्र में, फील्ड के अंदर। 18 साल के अंदर मैंने इससे बड़ा नरसंहार नहीं देखा कि ब्रिटिश सरकार ने महिलाओं को मारा है, बच्चों को मारा है, बुजुर्ग को मारा है, युवाओं को मारा है। तो ये सारा का सारा प्रोग्राम गांधी जी का था। गांधी जी खुद बोलते हैं कि भाई जाओ, शराब की दुकानों के आगे महिलाएं धरना देगी, और शराब की दुकानों के आगे जब धरना देगी तो शराब की बिक्री होगी कम। और जिस दिन हमने इनको पैसों से तोड़ दिया तो ब्रिटिश सरकार जो है, ब्रिटिश साम्राज्य जो है उखड़ जाएगा। तो ये कुछ प्रोग्राम रहे गांधी जी के, हालांकि उसको हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये पूरा लिख लिया था ना भी आप लोगों ने? ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, बाकी सर आ गए।